हेलो स्टूडेंट, जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि फिलहाल लेक्चरर यानी प्रवक्ता के फॉर्म आए हुए हैं, तो उसका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट का जो सिलेबस है मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन लेक्चरर में बेसिकली पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं उसी पे डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली में जो लेक्चरर का एग्जाम है उसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है, चूंकि उसका अपना एक लेवल है। तो देखिए उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली क्वेश्चन तो फैक्चुअली होते हैं, इसके साथ साथ फैक्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ मैचिंग के लिए क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन कथन कारण के आते हैं। तो कथन कारण के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बेसिकली कंफ्यूज हो जाता है, तो उसे किस तरीके से सोल्व करना है वो मेरी जितनी भी वीडियो होंगी, जितने भी टॉपिक होंगे, उस टॉपिक से संबंधित लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें कथन कारण के भी क्वेश्चन होंगे। लेकिन कई बार मैं देखता हूं कि जब स्टूडेंट क्लास में बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस उनका नहीं आ पाता और शुरू के दिन कहते हैं कि बहुत अच्छा पेपर हुआ है, लेकिन वो फाइट से बाहर हो जाते हैं। कहते हैं कि सर वो कुछ आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए। तो आते हुए क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं? उसका पहला कारण तो ये है कि हम क्वेश्चन को प्रॉपर नहीं पढ़ते, तो जिसलिए गलती होती है। बहुत जल्दी में पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए, एक, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लाल किला भारत के किस शहर में है और विकल्प दिया हो उसमें आगरा, पटना, इसके साथ साथ मुंबई और नॉन ऑफ दीज, तो जनरली आप ये सोचेंगे कि नॉन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सुना है कि लाल किला दिल्ली में है, लेकिन लाल किला जो दिल्ली में उसे शाहजहां ने बनवाया था, यहाँ किसी शासक का नाम नहीं दिया है। और अकबर ने एक लाल किला जो बनाया था वो आगरा में भी बनाया था, तो इसका आंसर आगरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, उसे समझना है और उसके चारों विकल्प आपको पढ़ने हैं। कई बार क्या होता है कि हमने किसी क्वेश्चन को पढ़ा और ए विकल्प पढ़ा और उसी पे निशान लगा दिया कि यही ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है आपको चारों विकल्प पढ़ने हैं। कई बार चारों विकल्प सही होते हैं, लेकिन उनमें कौन सा ज्यादा सही है उसको आंसर माना जाता है, तो ये ध्यान रखना है। चलो अब मैं डिस्कस करता हूं इंडियन हिस्ट्री। देखिए इंडियन हिस्ट्री में के बेसिकली चार सेक्शन होते हैं। एक होता है एंसेंट हिस्ट्री, एक मिडिवल हिस्ट्री होता है, एक मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री हम जनरली 1947 तक पढ़ते हैं, लेकिन आपको 1964 तक पढ़ना है। 1964 तक की जो हिस्ट्री है वहां तक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, क्योंकि 1947 जब देश आजाद हुआ उसके बाद कश्मीर का विलय हुआ, हैदराबाद का विलय हुआ, जूनागढ़ का विलय हुआ, है ना। और 1964 तक कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना चली, भारत की प्रशासनिक नीति किस किस तरीके से रही, यहां से भी कई बार क्वेश्चन उठा लेता है। जो चौथा सेक्शन होता है वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने देखा है कि सिलेबस भले ही बहुत ज्यादा दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ गिने चुने टॉपिक हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। इसके साथ साथ देखिए क्वेश्चन जो हिस्ट्री का एक नेचर है, वो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसके साथ साथ किस राजा या किस शासक ने कौन सी उपाधि धारण की, उसके लिटरेचर से क्वेश्चन पूछता है। इसके साथ साथ आर्किटेक्ट यानी स्थापत्य कला से क्वेश्चन पूछता है। लिटरेचर कौन कौन सी बुक्स लिखी और किसने बुक्स लिखी, ये क्वेश्चन पूछता है। मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास जो होती हैं उसमें हर टॉपिक में जितना भी मैंने कराया, चूंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है लगभग 20 ईयर का है सिविल सर्विस से, तो इस 20 ईयर में जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं उनसे हिस्ट्री के जो जो क्वेश्चन आए हैं, किस एंगल से क्वेश्चन आए हैं, वो उस टॉपिक को पढ़ाते हुए मैं साथ साथ डिस्कस करता हूँ। इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए उस टॉपिक से संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक के लास्ट में वो भी कराता हूँ। और वीकेंड पे जितना भी सिलेबस होता है वहां से एक टेस्ट पेपर आप लोगों को असाइनमेंट के रूप में देता हूँ। चलो अब शुरू करते हैं। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, यानी जो एंसेंट हिस्ट्री है उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी उसकी जो जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, वो कह रहा है पुरातात्विक स्रोत।
यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इसका मतलब होता है हम खुदाई कर रहे हैं, जो जो वस्तुएं वहां से मिली। पुरालेख शास्त्र, देखिए पुरालेख शास्त्र का मतलब होता है यहाँ पर एडिक्ट यानी अभिलेख। जैसे पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करते हैं, अगर हम स्टोन एज यानी पाषाण काल की बात करें, सिंधु सभ्यता की बात करें, वैदिक सिंधु सभ्यता, तो पुरातात्विक स्रोत यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं। ये एडिक्ट हैं। जैसे अभिलेखों की बात करें तो अशोक के बहुत अभिलेख मिले हैं। मुद्रा शास्त्र, कोयन जो होती है, सिक्के, सिक्कों से भी हमें जानकारी इतिहास को समझने में मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कनिष्क के जो सिक्के हैं भारतीय इतिहास में सबसे भारी या शुद्ध हैं, तो इसका मतलब उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी। जैसे कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का चित्र बना है, तो इसका मतलब यह है कि वो बौद्ध धर्म को मानता था, है ना। अच्छा, साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेचर और यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि प्राचीन भारत में बहुत से विदेशी यात्री आए हैं, उन यात्रियों का जो वृत्तांत है उससे भी हमें जानकारी मिलती है। अब ये स्टोन एज यानी पाषाण काल है। अब यहाँ पर सिंधु सभ्यता जो टॉपिक है ये दिया है। वैदिक युग है, 16 महाजनपद, और उन 16 महाजनपदों में एक मगध राज्य था, मगध, जिसकी कैपिटल पहले राजगृह या गिरिगृह ब्रिज रही, और बाद में उसकी जो कैपिटल थी, एक हर्यक वंश का शासक था उदयन, उसने पाटलिपुत्र को बसाया था, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं, है ना। तो इसमें 16 महाजनपदों में मगध का ही उत्कर्ष पहले क्यों हुआ, इस पे भी चर्चा करेंगे। जो नवीन धर्म है, नवीन धर्म से तात्पर्य होता है कि नास्तिकवाद, और नास्तिकवाद में जो दो धर्म पढ़ते हैं हम, एक का नाम जैन धर्म है और एक का नाम बौद्ध धर्म। जो विदेशी आक्रमण हुए भारत में, सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण हुए, सबसे पहले ईरान के आक्रमण हुए। ईरान को फारस कहते थे, जिसे इंग्लिश में पर्शिया कहते हैं। तो ईरान में हकामनी प्रांत के पारसिक थे, उन्होंने किया, और फिर यूनान के सिकंदर ने किया। अब देखिए यहाँ पर मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें अशोक का धम्म के बारे में, उसका अभिलेख कौन कौन से हैं, किस भाषा में है, कहाँ कहाँ से स्तंभलेख मिले, इनका प्रशासन कैसा था, आदि क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। मौर्योत्तर काल का मतलब होता है, यानी मौर्यों के बाद जो पीरियड है उसे मौर्योत्तर काल कहते हैं। उसमें हमारा भारत एक बार फिर डिसेंट्रलाइज हुआ, डिसेंट्रलाइज यानी विकेंद्रीकृत हुआ। तो जब जब भारत विकेंद्रीकृत होता है तो भारत पर विदेशी आक्रमण होते हैं। तो सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण थे विदेशी आक्रमण वो यहां पर हुए थे जब 16 महाजनपद थे, लेकिन एक बार मौर्यों के बाद होंगे, है ना। तो इसमें कौन कौन से थे उस पर हमें डिस्कस करना है। देखिए, एक सातवाहन और संगम युग। सातवाहन से तात्पर्य है जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र बेसिकली महाराष्ट्र का जो एरिया है, ये सातवाहन वहां शासन करते थे। वैसे इन्हें आंध्र भ्रात्य भी कहते हैं, चूंकि इन्होंने आंध्रा तक शासन किया, यही कारण था कि इनकी जो कैपिटल थी दक्षिणाधिपति भी रही। संगम युग, देखिए संगम युग का मतलब होता है जब मौर्य शासन करते हैं, मौर्यों के समय तक दक्षिण भारत में चोल, पांड्य, चेर 3 डायनेस्टी थी, जिन उनका जो लिटरेचर वगैरह है वो सब तमिल लैंग्वेज में है, तो संगम पीरियड में ये आते हैं। फिर गुप्ताज हैं, और गुप्ताज के बाद बल्लभी, विशुद्धालय, विदेशों से संबंध आदि जो भी थे, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये जो सेक्शन है, एक वाकाटक वंश है, वाकाटक, एक मोखरी वंश है, एक हर्ष युग है, यानी हर्ष जो थानेश्वर का शासक था, ये मोखरी कन्नौज में थे। वाकाटक का एरिया लगभग गुजरात का है, ठीक है। इनकी राजनीतिक और धार्मिक उपलब्धियां क्या थी, इन पे चर्चा करनी है। तो इस समय भारत फिर एक बार विकेंद्रीकृत हुआ गुप्तों के बाद। तो चालुक्य आदि जो भी हैं, चालुक्य हैं, बादामी के हैं, वातापी के हैं, आदि आदि ये देखना है। देखिए चोल, ये दक्षिण भारत में जब संगम काल में चोल, पांड्य, चेर थे, है ना, तो चेरों का अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन चोल और पांड्य एक बार फिर आए। अब देखिए कामरूप, कामरूप का मतलब जो होता है बेसिकली, कामरूप आसाम को कहा गया है, और यहाँ का हर्ष के समय में एक नाम भी आता है, भास्कर वर्मन। ये जो फेनसांग है, पहले भास्कर वर्मन के ही दरबार में आया था। ये पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, ये जो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट हैं, ये त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हर वर्ड को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मेन मेन बता रहा हूं, वैसे तो सिलेबस में सभी कुछ होगा। तो भारत में विदेशी आक्रमण, देखिए भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए, सबसे पहले अरबी आए, फिर तुर्क आए, फिर अफगानी आए, और फिर मुगल आए। तो देखिए यहाँ मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में आक्रमण करता है, अरबी है,
फिर गजनवी है, गजनवी, और इसके साथ अलबरूनी आया था, जिसे अबू रेहान भी कहते हैं, अबू रेहान, इसको डिस्कस करना है। और यहाँ पर शुरू होता है मध्यकालीन इतिहास। एक्चुअली में जो मुस्लिम लोग आए, जो अरबी आए थे, इन्होंने सिंध पे शासन किया, लेकिन विलासिता के कारण इन्हें स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ। फिर तुर्कियों में जब गजनवी आता है तो उसका उद्देश्य भारत में शासन करना नहीं था, धन की लूट था। लेकिन जो गोरी आता है, गोरी का उद्देश्य भारत में साम्राज्य विस्तार करना था। तो गोरी की तो 1206 ईस्वी में हत्या कर दी गई, खोखरों ने हत्या की थी। लेकिन गोरी ने 1206 ईस्वी तक जो भारत के प्रांत जीते थे, वो उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को मिले, जिसने इसकी शुरुआत कर दी। तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट दिए गए हैं, ये जो एंसेंट में दिए गए थे, यानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के स्रोत जो वहां थे, वो यहाँ भी हैं। अब सल्तनत काल में देखिए 5 डायनेस्टी थी, जैसे गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है एंड लोधी। तो पांचों डायनेस्टी के जो सुल्तान हुए हैं उनको भी देखना है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, उनकी स्थापत्य कला आदि उसको देखेंगे। देखिए धार्मिक आंदोलन, देखिए दिल्ली सल्तनत में 2 वर्ड आते हैं, एक आता है सूफीज्म यानी सूफीवाद, सूफी। तो भारत के अंदर सूफियों का जो आगमन हुआ, एक गोरी के साथ मैनुद्दीन चिश्ती आए थे, जिनकी दरगाह अजमेर में आज भी है। तो जो सिलसिले आए, जैसे सबसे पहले चिश्ती सिलसिला आया, नक्शबंदी है, सूरावर्दी, इन सारे सिलसिलों को स्टडी करना है। तो सूफी वर्ड बेसिकली इस्लाम के लिए आया है। और हिंदूज हिंदूज की अगर बात करते हैं तो वहां पर भक्ति आंदोलन आया है, इसको भी हमें देखना है। देखिए जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन करता था, तो उसी समय दक्षिण भारत में 1336 में विजयनगर, और जहां महाराष्ट्र का एरिया है, वहां 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि यहां पर जो विदेशी यात्री आए वो कौन कौन आए थे। इसमें कृष्णदेवराय, जिसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। चलो जी, अब मुगलों की बात करते हैं। तो देखिए मुगलों का जो आगमन हुआ वो बाबर के समय से हुआ। तो यहाँ पर जो मेन शासक दिए हैं, जैसे बाबर है, हुमायूं है, फिर शेरशाह सूरी आ जाता है बीच में, सूरी, उसके बाद उसका बेटा इस्लाम शाह सूर है, आदिल शाह सूर, सिकंदर सूर, फिर हुमायूं आया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। लेकिन हमें औरंगजेब तक ही नहीं पढ़ना, बल्कि हमें क्या करना है, कुछ उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं, जैसे औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, है ना, अहमद शाह, अकबर सेकंड और बहादुर शाह सेकंड तक स्टडी करनी है। वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ नाम दिए मैंने, एक एक दो दो फैक्ट उनसे बनता है, वो मैं आपको नोट कराऊंगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुगलों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लैंड रिफॉर्म्स हैं, मनसबदारी प्रथा है, जागीरदारी प्रथा है, आदि को हमें देखना है। यानी मनसबदारी प्रथा क्या होती है ना, मनसबदारी प्रथा क्या होती है, जागीरदारी प्रथा क्या होती है ना, इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। जैसे भूमि संबंधी सुधार किए, जिसमें महत्वपूर्ण जो योगदान है वो अकबर का है। लेकिन अकबर का जो भू राजस्व व्यवस्था है, ये अकबर की ओरिजिनल नहीं बल्कि शेरशाह सूरी की राजस्व व्यवस्था का सुधरावा रूप था, है ना, वो देखना है। अब देखिए यहाँ पर मुगल साम्राज्य का जो विघटन होता है उसके क्या रीजन थे। यहाँ पर मराठा देखना है, मराठा, और मराठों में शिवाजी। लेकिन शिवाजी से तो हम स्टडी करते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो पहले मराठा सरदार शाहजी थे, यानी शिवाजी के जो पिता थे, वो उनका नाम सबसे पहली बार किस मुगल बादशाह के समय आया है। तो देखिए उसका आंसर जहांगीर है, क्योंकि 1624 में मारवाड़ी के युद्ध में शाहजी ने भाग लिया था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री जो शुरू होती है, यहाँ भी जानकारी के स्रोत हैं, यहाँ वही जानकारी के स्रोत हैं जो मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस किया है। तो औपनिवेशिक शक्तियों का आगमन, यानी ये जो औपनिवेशिक शक्तियां भारत के अंदर आई थी, जैसे पुर्तगाली हैं, उसके बाद डच हैं, अंग्रेज और फ्रांसीस, तो इनका आपसी अभ्युदय कैसे हुआ, है ना। तो एक्चुअली में भारत में जो ट्रेड करते थे उस पर अपनी मोनोपोली स्थापित करने के लिए पहले चारों शक्तियां लगातार युद्धरत रही और अंग्रेज इसमें जीत गए। लेकिन भारत उस समय हमारा बिखरा था और आपस में लड़ते थे। जो भारत की डायनेस्टी थी, तो उसमें इन्होंने, अंग्रेजों ने हस्तक्षेप शुरू किया और एक दिन भारत के स्वामी बन बैठे।
तो देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी जो प्रमुख भारतीय राज्यों के साथ जो संबंध रहे, छोटी-छोटी डायनेस्टी में, यानी बंगाल है, बंगाल, बंगाल। देखिए बंगाल का जो शासक था सिराजुद्दौला को देख सकते हैं। अवध, अवध, अवध में एक सुजाउद्दौला भी नाम आता है, जिसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया। ऐसे ही वाजिद अली शाह जो अंतिम है। अब यहाँ देखते हैं हैदराबाद, एक छोटी डायनेस्टी है, मैसूर, टीपू सुल्तान, मराठा और सिख, इसको भी लेके चलना है। छोटी-छोटी जो डायनेस्टी यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और ताज के अधीन प्रशासन कैसा था? यानी देखिए भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये इसका प्रॉपर नाम है। 1833 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया है। तो ये कंपनी ट्रेड भी करती थी, लेकिन इनका जो उद्देश्य था वो शोषण करना था। तो इनकी शोषण की नीति के विरुद्ध 1857 में एक विद्रोह हुआ। तो जब इस विद्रोह को दबा दिया, तो ब्रिटेन की सरकार ने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉपर कार्य नहीं कर रही है, इसलिए ऐसा हुआ। तो 1858 का जो एक्ट आया, जिसे हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं और हिस्ट्री में भी, तो उसके द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन क्राउन अर्थात ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए ब्रिटिश शासन की इकोनॉमी कैसी थी, कौन कौन सी वहां महामारी फैली, अकाल पड़े, ब्रिटिश उद्योगों की उद्योग नीति कैसी थी, फैक्ट्री कानून कैसा था। अभी हम देखते हैं कि फैक्ट्री कानून से भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फैक्ट्री कानून, चलो मेन मेन कंटेंट्स में आपको बता भी देता हूं। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय प्रथम फैक्ट्री कानून आया, फिर 1891 में दूसरा आया, फिर 1911 में और 1921 में चार आए। ये जो साप्ताहिक अवकाश रखा गया और चाइल्ड लेबर पर रोक लगी, वो इन्हीं फैक्ट्री कानूनों की देन है। अब देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, बैंकिंग व्यवस्था थी, रेल था आदि, और ट्रांसपोर्ट, ये देखिए रोडवेज ट्रांसपोर्ट, इस पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ब्रिटिश शासन के अंदर शैक्षणिक नीति हमारी कैसी थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारतीय शिक्षा की ओर जो ध्यान दिया, वो 1813 का एक्ट था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि हम प्रत्येक वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। तो इसके बाद जैसे आपने एक नाम सुना होगा, लॉर्ड मैकाले की जो नीति थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, आदि आदि, कौन कौन सी नीति आई। देखिए भारतीय पुनर्जागरण यानी रेनिशा, जो भारतीय पुनर्जागरण है, एन- राजा राममोहन राय का नाम यहाँ पर उल्लेखनीय है। उन्हें पुनर्जागरण का पिता, नव प्रभात का तारा या भारत का अग्रदूत आदि कहते हैं। उन्होंने क्या क्या सोशल और रिलीजन से संबंधित रिफॉर्म्स किए, इसको देखेंगे। भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस, देखिए प्रिंटिंग प्रेस को लाने का जो श्रेय है पुर्तगालियों को है, लेकिन भारतीयों के बीच में लाने का जो श्रेय जाता है वो राजा राममोहन राय को है, आदि आदि। देखिए नेशनल मूवमेंट देखना है हमें, नेशनल मूवमेंट आगे 1857 का विद्रोह क्या था, इसके परिणाम आदि क्या थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म और विकास जो हुआ 1885 से 1920 तक कैसा था, इसको स्टडी करना है। भारत के अंदर वामपंथ, बंगाल विभाजन, देखिए बंगाल विभाजन जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, उसके अंगिष्ट हम भारतीयों ने एक स्वदेशी आंदोलन चलाया, बंग भंग आंदोलन, आदि आदि। विदेशों में कौन कौन से क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी, ये देखना है। अब यहाँ पर गांधीवाद आया, और ये दलित समाज के सुधार के लिए जो मूवमेंट हुए, यहाँ पर एक नाम ज्योतिबा फुले का सुना होगा आपने, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और गुलामगिरी पुस्तक लिखी। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, जिन्होंने द डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की और बहिष्कृत भारत पुस्तक लिखी। इसी में गांधी जी का भी नाम आता है, उन्होंने हरिजन नामक पत्रिका निकाली और द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब देखिए आईएनए यानी आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा, यह देखना है। और स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर भारत का जो विभाजन हुआ, भारत के विभाजन से तात्पर्य भारत और पाकिस्तान के बीच, ये देखना है। अब देखिए एक ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा नेशनल मूवमेंट था उसमें उत्तराखंड की क्या भूमिका रही। हम शुरू में देखते हैं कि उत्तराखंड के जो लोग थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों ने पहले गोरखों का शासन देखा था, वो बहुत ही अत्याचारी थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत आए, शुरू में हम लोगों ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया, लेकिन और यही कारण था कि 1857 के विद्रोह में उत्तराखंड की भूमिका नगण्य रही। बस एक नाम आता है कालू मेहरा का।
लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो राष्ट्रवाद फैला, उसके क्या कारण थे? जब राष्ट्रवाद फैला, उसके बाद उत्तराखंड के लोगों की नेशनल मूवमेंट में भूमिका रहने लगी, तो उसको देखना है। अब यहाँ पर देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इसका एक तो इंट्रोडक्शन देखना है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये टॉपिक आप यहाँ तक देख रहे हैं, पहले बार भी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हल्का हल्का यहाँ भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन की संभावना नहीं बनती है। इसको मैं बहुत डीपली लेकर इन सेक्शनों को नहीं जाऊंगा, चूंकि ये यूपीएससी के टॉपिक हैं, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं बता दूंगा। लेकिन जो यहाँ पर यूरोप के अंदर क्रांतियां हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति है, रूसी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको 4 क्रांति पढ़नी होती है। एक रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और चीन की क्रांति। अब देखिए, औद्योगिक क्रांति से भी क्वेश्चन पूछता है, कृषि क्रांति से भी पूछता है। यहाँ एक टॉपिक संभवतः इन्होंने नहीं दिया है, पुनर्जागरण। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक पुनर्जागरण भले ही इसमें ना दिया हो, उस टॉपिक को मैं जरूर कराऊंगा, वहां से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। चलो जी, अब हम यहाँ देखें, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महामंदी, देखिए 1929 में क्या हुआ, एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए एक अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे रूजवेल्ट, और उन्होंने न्यू डील प्रोग्राम दिया था। तो यहां पर देखिए न्यू डील लिखा भी है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू डील प्रोग्राम जो चला था उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया। नाजीवाद और फांसीवाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चीन में साम्यवाद, है ना। तो कुओमिंटांग और माओ की जो लंबी पदयात्रा है, इसे लंबी छलांग की नीति भी कहते हैं। यहाँ पर लाल क्रांति भी हुई थी, उसकी भी हम बात करते हैं। यूएनओ का जो गठन हुआ 1945 में, वर्ल्ड वार खत्म हुआ, पूरी दुनिया 2 भागों में बटी, और एक यूएसएसआर रसिया और एक था यूएसए। दोनों की विचारधारा अलग थी। अगर रसिया की बात करें समाजवाद था, यूएसए की बात करते हैं तो पूंजीवाद था। तो इन दोनों में एक मानसिक लड़ाई चली जिसे हम कोल्ड वार कहते हैं। लेकिन 1990 में रूस के राष्ट्रपति जब मिखाइल गोर्बाचेव बने, उन्होंने रूस का विघटन कर दिया। अब शीत युद्ध भी समाप्त हो गया, ये देखेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन, देखिए गुट निरपेक्षता की जो नीति थी, एक 3 नाम आते हैं, नासिर, नेहरू और टिटो। इन्होंने इस नीति को अपनाया, और स्वतंत्रोत्तर भारत की विदेश नीति, यानी भारत की जो विदेश नीति है, विदेश नीति, तो हमें बेसिकली 1964, यानी हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की जो विदेश नीति थी, इसको भी हमें देखना था। अलग अलग प्रधानमंत्रियों की विदेश नीति अलग रही है, लेकिन 64 तक तो हमें देखना ही है। तो देखिए जो सिलेबस है, अपने आप में बहुत कम सिलेबस तो नहीं है। अगर आप हिम्मत करो और मेरा साथ दो, तो मैं पूर्ण रूप से आपको सहयोग करूंगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट में बहुत ज्यादा देता हूं, तो उस पर ध्यान रखना है आप लोगों को। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू।